जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक नए जुनून, एक नए उत्साह के साथ हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसमें अस्त्र शस्त्र की हमें जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिए जो ये सिलेबस है वो शस्त्र का काम करने वाला है। ठीक है, तो शस्त्र उठाने से पहले शस्त्र के बारे में जानकारी भी हमें होना अति आवश्यक है। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही लग जाइए। हिंदी का एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ही एमसीक्यूज भी उसके करवाऊंगा। तो आ जाइए, देख लेते हैं हमें हिंदी में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, साहित्य पढ़ना है। साहित्य के बाद व्याकरण में क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी आपको। वर्णमाला के साथ ही आपको संधि पढ़नी पड़ेगी, समास पढ़ना पड़ेगा, समास के बाद लिंग पढ़ना पड़ेगा, लिंग के बाद वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, वचन के बाद आपको कारक भी पढ़ना है, कारक भी आप पढ़ोगे। संज्ञा पढ़ना है आपको, सर्वनाम पढ़ना है आपको। इसके बाद क्रिया पढ़नी है। क्या पढ़ना है, क्रिया को भी तो कवर करना पड़ेगा। क्रिया के बाद काल भी आएगा, काल के बाद वर्तनी आएगी, वर्तनी के बाद विराम चिन्ह आएगा। और जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। सबसे पहले आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो वर्णमाला की क्लास रहने वाली है। वर्णमाला में आपको पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, इसके बाद उसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। हर एक छोटे छोटे पहलू को हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल अपना क्या करता है, बेस्ट से बेस्ट पेपर बनाने का काम करता है, वो भी हिंदी का। हिंदी इतनी तगड़ी पूछी जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि आप भी सोचोगे। ठीक है, लेकिन आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। बस क्या करना है आपको, आज मेरी जो ये वर्णमाला की क्लास है, तो वर्णमाला की क्लास लगभग 2 होंगी, तो आप दोनों ही क्लासों को क्या करोगे, अच्छे तरीके से देखोगे। इसके बाद आप इसी चैनल पे जाकर के टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेंगे, उसके एमसीक्यूज मिलेंगे, उस एमसीक्यूज को भी आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक, केवल आप थ्योरी पढ़ करके नहीं पास होने वाले, उसके एमसीक्यूज भी लगाना है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो आए हुए हैं वर्णमाला संबंधित, तो उसको भी लगाना है आपको। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भैया वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, आप सबसे पहले तो ये बता दो, वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। एक बार आप देख लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। तो अब भैया आपके मन में चल रहा होगा कि सर अब आप ये बता दो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। मौखिक इकाई भी तो कुछ कहलाती होगी। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाएगी क्या, ध्वनि कहलाएगी। अब आप बता दो शब्द क्या होता है। अब बता दो आप
भाषा की सबसे छोटी या भाषा की लघुत्तम इकाई जो सार्थक हो वो क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाती है। ठीक है, आपने क्या जाना कि भैया वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही वर्ण कहलाती है। इसके बाद ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहला जाएगी? आपकी ध्वनि कहलाएगी। और शब्द क्या कहेंगे भैया? फिर भैया तो आपको क्या बता देना है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लेता है कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या बता दो भैया, तो लेखन के आधार पर वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 52 है। कितनी है? 52, यानी 52 वर्ण है। ठीक, किसके आधार पर? तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 रहने वाली है। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा है कि लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 52। ठीक है, कितनी है वो? 52। तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर अब तो आप ये बता दो बस कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और द्विगुण कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं। ये भी तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कि पूछ दिया जाए कि भैया आप ये बता दो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तब कहां से आप तो फंस जाओगे ना। इसीलिए आपको मैं फंसने नहीं दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपको हिंदी में अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हिंदी के किसी भी क्वेश्चन में फंसने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है स्वरों की संख्या। इसके बाद आपका अयोगवाह उसमें होते हैं कितने? 2 होते हैं। ठीक, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? तो होते हैं वो अंग और आहा। अंग और आहा को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो वो भी होते हैं आपके 4। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो वो आपके होते हैं 2। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? वो भी होते हैं कितने? टोटल 4 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आप इन सभी को अगर आप अच्छे तरीके से जोड़ पा रहे होगे, इन सभी को जोड़ लोगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 52। मैंने आपसे इतना ही तो बोला था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 में से आपके स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। संयुक्त कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और ऊष्म कितने होते हैं? तो आपका 4 होते हैं। आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अगर आपने भी दिया होगा फॉर्म फिल किया होगा, आपने परीक्षा दी होगी, तो आपको ये पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन ऊष्म व्यंजन से उसने क्या किया था? पूछ लिया था कि भैया ये बता दो कि ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है। अगर आप पढ़े रहोगे तब तो बताओगे कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है। जब जानोगे कि ऊष्म व्यंजन होता क्या है तब तो बता पाओगे, नहीं तो कहां से बता लोगे। अब आपको इतना बस बता देना है कि उच्चारण के आधार पर
कितने होते हैं वर्ण, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो 45 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं तो आपके 45 होते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक, अब हम एक बाई एक, ठीक है, क्या देखेंगे, स्वर देखेंगे, अयोगवाह देखेंगे, स्पर्श देखेंगे, अंतस्थ देखेंगे, संयुक्त देखेंगे, द्विगुण देखेंगे और ऊष्म व्यंजन को देखने का काम करेंगे। आ जाइए अब हम देख लेते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। समवृत स्वर, कौन सा, समवृत स्वर। इसके बाद कौन सा है, अर्ध समवृत स्वर। उसके बाद विवृत स्वर, इसके बाद अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अब हम देखेंगे कि समवृत स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख खुलता ही नहीं है, मतलब बंद रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद ही रहता है, खुलता ही नहीं है, उसी को हम क्या कह देंगे, कह देंगे कि तुम ही क्या हो, समवृत स्वर हो। ठीक, फिर देखते हैं कौन कौन से आते हैं। अब ये भी बता दो कि कौन कौन से आते हैं। तो वो आते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और उसके साथ ही बड़ा ऊ। ये क्या हो जाएंगे, समवृत स्वर हो जाएंगे। अर्ध समवृत स्वर फिर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का समवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा मुख खुला हो, थोड़ा सा हमारा क्या हो, मुख खुला हो, उसी को हम क्या कह देंगे, अर्ध समवृत स्वर हो। तुम क्या हो, अर्ध समवृत स्वर हो। कौन कौन से हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया कौन कौन से हैं, तो हम बता देंगे आपको कि ए और ओ। कौन सा, ए और ओ आपका अर्ध समवृत स्वर है, अर्ध समवृत स्वर है। इसके बाद विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुला हो, सबसे अधिक क्या हो, खुला हो, उसी को हम क्या कह देंगे, कह देंगे कि तुम हो विवृत स्वर। क्या हो तुम, विवृत स्वर हो। कौन सा, तो बड़ा आ। बड़ा आ को आप कैसे बोलते हो, आ। मुख देखो एकदम से खुला हुआ है ना, वही क्या हो जाएगा आपका विवृत स्वर हो जाएगा। इतना चीज आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है या नहीं आई है, एक बार बता दो आप कि समझ में आया इतनी चीजें कि नहीं समझ में आई। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्यारा सा लाइक कर दो आप। आ जाइए देख लेते हैं जो लास्ट हमारा बचा हुआ था मुख खुलने के आधार पर स्वर, उसके बारे में। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम मुख खुलता है, उसी को हम कह देते हैं क्या कह देते हैं, अर्ध विवृत स्वर। ठीक, ये आपका यहां से कंप्लीट हो गया मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या। अब देख लो आगे उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 स्वर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भाई हुए, एक ने अपना नाम क्या रख लिया, मूल स्वर। दूसरे ने क्या रख लिया, वो बोला कि भैया तुम मूल स्वर हो, तो मैं क्या करूं, तो मैं रख लेता हूं संधि स्वर। ठीक है, क्या रख लेता हूं, संधि स्वर। ठीक, ये तो कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूल स्वर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आगे अपनी अब संतान वंतान कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ठीक, तो इससे 5 लोग आकर के मिले। कौन कौन से 5 लोग आकर के मिले, छोटा आ से अनार। ठीक है, मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं मैं वो बता रहा हूं। छोटा आ से अनार आकर के मिल गया, ई इमली आकर के मिल गई। ठीक है, उ उल्लू आकर के मिल गया,
कौन कौन सा आया? छोटा आ, ई, ऊ के बाद ऋषि बोला कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई रख ही नहीं रहा है, तो एक काम करो, मैं मूल स्वर के साथ ही चला जाता हूं। तो ऋषि भी इधर ही आकर के अपना डेरा जमा लिया। अब यहां पे इसने डेरा जमाया तो संघी सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं अकेला अलग थलग सा पड़ चुका हूं, है ना। तो इसने क्या किया, सोचा कि मैं अपना परिवार बसा लेता हूं। ठीक, तो इसने क्या किया, दो लोगों से शादी कर ली। एक का नाम इसने क्या रख दिया, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। दूसरे का नाम क्या रख लिया, विजातीय स्वर। ठीक है, एक पत्नी का क्या नाम रख लिया इसने, सजातीय, दूसरे का नाम क्या रख लिया, विजातीय। अब हुआ कि अब इनके जो है सजातीय वाले में कौन जाएगा और विजातीय में कौन सा जाएगा, है ना। तो सजातीय में बोला गया कि ऐसा है सजातीय कि तुम्हारे साथ जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुम्हारा काम भी होना चाहिए, जो सेम टू सेम से मिलकर के, जो स्वर सेम टू सेम स्वर से ही मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण कर दें, उसी को हम क्या कह देंगे, सजातीय स्वर कह देंगे। कौन से हैं ऐसे स्वर, तो जैसे ये आप देख रहे हो छोटा आ से अनार तो यहां आ गया, तो अगर हम दो छोटा आ से अनार को मिला देते हैं, दो छोटा आ से अनार को अगर हम मिला देते हैं तो क्या यहां पे बड़ा आ से आम नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या, बन जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि यहां पे बड़ा आ से आम आकर के बैठ गया। अब यहां पे क्या हुआ, बड़ा आ से आम आकर के बैठ गया। इसके बाद ई इमली, ई ईख को बना दी। और जो छोटा ऊ से उल्लू था मूल स्वर में, उसने कहा कि मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी तो कुछ करके दिखाऊंगा। तो इसने कहा कि एक काम करो, बड़ा ऊ से ऊंट बना लो, बड़ा ऊ से ऊंट को बना लो। बोले ठीक है। अब जो यहां पे बच गए, अब बोले अब हम कहां जाएं, तो विजातीय बोला मैं तुम्हारी सेवा करूंगा ना, करूंगी ना, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। तो यहां पे कौन आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ओ आ गया और औ आ गया। ठीक है, ये क्या हो गए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर हो गए। उसमें मूल स्वर आपने पढ़ा, संधि स्वर पढ़ा। संधि स्वर ने क्या किया, दो शादियां कर ली, एक सजातीय से कर ली, दूसरी विजातीय से कर ली। सजातीय में कौन कौन से चले गए, बड़ा से आम, ई ईख, ऊंट चला गया, है ना। ए ओ और आओ कहां चले गए, विजातीय स्वर की तरफ चले गए। आशा करता हूं कि आज हो गया होगा। पढ़ाई कर लो, ये मौका बहुत अच्छा है आपके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि 2000-4000 की वैकेंसी नहीं है, 32,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि बाबू को भी तो वादा करके बैठे हो, बाबू से वादा कर रहे हो कि नहीं करके बैठे हो, करे हो ना। तो बाबू से अगर आपने वादा कर लिया है अपने अपने बाबू से, तो अगर नौकरी नहीं पाते हो तो फिर कैसे शादी करोगे, शादी का वादा किया ना, जो आपने वादा किया था कि जैसे ही मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जॉब लगती है वैसे ही मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, तो वो कैसे हो पाएगा। और जब नहीं होगा तो आपके पास केवल एक ही चीज बचेगा बोलने के लिए, वो ये है, मैं आपको बोल करके पहले सुना देता हूं। ठीक है, इसके बाद आप एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार लेना अपने लिए, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है, क्योंकि इतना आसान पेपर नहीं आने वाला। सुनो क्या है, खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं मेरे साथ देख लो, कोई नहीं मेरे साथ देख लो, मैंने चाहा जिसे जिंदगी भर,
मतलब तुमने चाहा जिसे जिंदगी भर, वो भी जाते जाते क्या बोल गया, पहले अपनी औकात देख लो। अगर वो आपको आपकी औकात दिखाए, उससे पहले ही क्या करो, नौकरी पाओ और उसके पिताजी के पास जाओ और बोलो कि भैया, भैया नहीं ससुर जी, ससुर जी ऐसा है कि मुझे अब आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूं। वो करवा देंगे खुशी खुशी। कौन नहीं चाहता कि मतलब सरकारी जॉब वाले दामाद मिल जाएं, बड़े मुश्किल से तो मिल रहे हैं, है ना। तो आ जाइए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, जीभ के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब अग्र स्वर क्या होता है, अग्र स्वर वो होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के अग्रभाग की सहायता से करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अग्र स्वर कह देते हैं। क्या लिखना है आपको, कि जिन स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से करते हैं, अग्रभाग से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। आगे आप लिख लीजिएगा। अब मध्य स्वर क्या होता है, ये तो अग्र स्वर हो गया। अब मध्य स्वर भी इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से करते हैं, ठीक है, उसी को हम मध्य स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर क्या हो गया, पश्च स्वर आपका हो जाएगा जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। अगर हम बात करते हैं अग्र स्वर की, अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ दो, ए आता है और ए आता है, ठीक। अब अगर हम बात करें मध्य स्वर में फिर कौन कौन से हैं, तो मध्य स्वर में आपका छोटा आ से अनार बस आता है, ठीक है। और पश्च स्वर की अगर हम बात कर लें तो पश्च स्वर में कौन कौन सा आता है, पश्च स्वर का मैं यहीं पे लिख देता हूं, हो सकता है कि इधर का ना दिखाई देता हो, इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे, ठीक है। पश्च स्वर में कौन कौन सा होता है, तो आता है आपका बड़ा से अनार छूट गया था, उल्लू छूट गया था, ऊंट छूट गया था, ठीक। ए तो यहां पे आ गया है, ओ और औ, ठीक है। ये आपके कौन से हो गए, पश्च स्वर से, ठीक है। ये हो गए आपके पश्च स्वर। यहां पे आपका स्वर की क्लास खत्म होती है, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। और व्यंजन पे जाने से पहले आपके लिए जितने भी स्वर से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यूज,
इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन की तरफ चलेंगे और व्यंजन को कल खत्म कर देंगे। ठीक है, आज आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा स्वर, और कल क्या होगा, व्यंजन और एमसीक्यूज स्वरों की, और व्यंजन की भी साथ साथ हम उसी में कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।